एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटी नेट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे दिसंबर 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। एनटी किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछता है, इससे जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि एनटीए ने एग्ज़ाम्स का शेड्यूल जो है वो जारी कर लिया है। जल्द ही कॉमर्स का एग्ज़ाम जो है वो 17 अक्टूबर को होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम्स में कम ही दिन बचे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी जो है वो प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से होगी। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लुएंस करता है सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर जो भी स्पेंड करता है इकोनॉमी में, वो किसके थ्रू होता है, कि कौन सी पॉलिसी के अंडर आता है। फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, इंडस्ट्री पॉलिसी के अंदर आता है, या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के अंडर आता है। तो चलिए तो जल्दी से अपने आंसर को गेस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, मॉनेटरी पॉलिसी। आपने सभी क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से गेस करना है और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपके कितने आंसर जो है वो ठीक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। फर्स्ट बोलता है, इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट विद लीस्ट सेक्रीफाई और कॉस्ट। ऑप्शन 2 बोलता है, द कंट्री मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज टू कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन 3 बोलता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज compete among themselves as the resources and opportunities are limited। एंड ऑप्शन 4 बोल रहा है, प्राइस द इनविजिबल लैंड प्लेज अ predominant role in the flow of factor of production and consumption। तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। अगर आपको कैपिटलिज्म का मीनिंग पता होगा तो आप जल्दी से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 जो है वो कैपिटलिज्म के अंडर नहीं आता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है, कि कैपिटलिज्म इज based individual initiative and favor market mechanism over government interventions, while जो सोशलिज्म होता है वो गवर्नमेंट प्लानिंग एंड लिमिटेशन और प्राइवेट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज के अंडर आता है, और कैपिटलिज्म जो होता है वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स के अंडर जो है वो आता है। इसलिए द कंट्री मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूजेस इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट जो है वो कैपिटलिज्म के अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 1991 के अंडर आई है, तो इसके कौन से ऐसा इसमें जो बताया है कि इसमें बताना है कि इसमें कौन सा फीचर नहीं है। फर्स्ट है, द स्कोप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन enormously expanded। ऑप्शन 2 है, पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन withdrawing partially or fully from several or enterprises by de-investment। ऑप्शन 3 बोल रहा है, the Indian industry is increasingly exposed to foreign competition। एंड ऑप्शन 4 बोल रहा है कि मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो जल्द इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन जो है वो पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गई। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में जो मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन हो गई। मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन को जो है वो एक्सपेंड करना इंडस्ट्री पॉलिसी का मेन मोटिव नहीं था, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 जो है वो इंडस्ट्री पॉलिसी डेवलपमेंट के अंडर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेमोरेंडम फ्रॉम एसोसिएशन इज स्पेसिफाइड इन द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी एक्ट एक 1956 भी है और एक कंपनी एक्ट 2013 भी है। क्वेश्चंस में 1956 के एक्ट के अंडर भी आ जाते हैं और 2013 से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर नहीं आता है। फर्स्ट है, द नेम ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट इन विच इट इज़ सिचुएटेड। ऑप्शन 2 बोलता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ऑप्शन 3 बोल रहा है, द रूल एंड रेगुलेशन एंड बाय लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट टू द कंपनी। एंड ऑप्शन 4 बोल रहा है, द लायबिलिटी टू द मेंबर ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। ठीक है, तो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
एसोसिएशन में पढ़ा भी होगा कि नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटीज़ क्लॉज, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा होगा। लेकिन जो रूल एंड रेगुलेशंस होता है वो इंटरनली होते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रूल और रेगुलेशन नहीं आता है। रूल और रेगुलेशन जाता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया है कि रूल एंड रेगुलेशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर आते हैं, जो कि एक गलत फीचर है। ठीक है, हमने रॉन्ग को फाइंड आउट करना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन और रीज़न के ऊपर है। असर्शन में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टेंड टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज अ कंजक्चर ऑफ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ए शार्प फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट एंड वाइस वर्सा। रीज़न बता रहा है क्योंकि हाई रेट ऑफ ग्रोथ कैटराइज पेरिबस इज एसोसिएटेड विद राइज इन इम्पोर्ट एंड इंक्रीज इन द इम्पोर्ट। कैटराइज पेरिबस इज एसोसिएटेड विद ए फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। इसमें पहले असर्शन में बताया गया है कि हाई इम्पोर्ट कब होता है, जब क्या हो, जब हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और रीज़न बोलता है क्योंकि हाई रेट ऑफ जो ग्रोथ होती है वो एसोसिएट करती है आपकी राइज इन इम्पोर्ट एंड इंक्रीज द इम्पोर्ट। ठीक है, तो आगे इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या असर्शन सही है रीज़न गलत है, या रीज़न सही है या असर्शन जो है वो गलत, रीज़न सही है और असर्शन गलत है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर को गेस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपको असर्शन भी बिल्कुल सही दी है, रीज़न भी बिल्कुल सही दिया है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म। ठीक है, इसमें कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड कौन है, नहीं है, आपको ये बताना है। कंज्यूमरिज्म इज़ ए manifestation of the failure of the business to guarantee and ensure consumer legitimate rights. Option 2 बोल रहा है, the government does not have any role in consumer protection as it is a part of the business organization alone. Option 3 बोल रहा है, the consumer should accept consumerism as a mean of asserting and enjoying their rights. And option 4 बोल रहा है, consumerism evaluation is not a setback for marketing but rather point to the next stage in the evolution of enlightened marketing. ठीक है, तो कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड कौन नहीं है, तो कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड है आपका ऑप्शन नंबर 2। इसमें बोला है कि द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन अ कंज्यूमर प्रोडक्शंस। ये गलत है, क्योंकि कंज्यूमर के प्रोडक्शन में जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही रूल बनाता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंज्यूमरिज्म इज़ द आइडिया दैट इंक्रीजिंग कंजप्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड इन द मार्केट is always a desirable goal and that a person well-being and happiness depend fundamentally on obtaining consumer goods and material possessions। ठीक है, कंज्यूमरिज्म जो है वो एक आइडिया है कि किस तरह से कंजप्शंस करना है गुड्स एंड सर्विसेज का एक मार्केट में, किस तरह से अपने डिज़ायरेबल गोल को अचीव करना है, और किस तरह से हैप्पीनेस होती है एक पर्सनस को, और किस तरह से वो ऑब्टेन करता है कंज्यूमर गुड्स एंड मटेरियल पोजेशंस को, उसे हम कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग ने इसमें से कौन सी अप्रोच को जो है वो कवर नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन 1 है 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटजी, या 15 ईयर विजन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच जो है वो नीति आयोग ने कवर नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन और रीज़न के ऊपर ही है। असर्शन क्या बोल रहा है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन ऑन द बुक्स। ठीक है, जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक ऑनर्स की बिज़नेस में, उसको वो रिकॉर्ड नहीं करता है बुक्स में। ठीक है, अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन को वो बिज़नेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता है। रीज़न बोलता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज ए अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम द ऑनर्स। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला गया है कि जो बिज़नेस है और बिजनेस एंटरप्राइज है और जो भी ऑनर्स है उन आपस में क्या होता है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल सही है और रीज़न भी बिल्कुल
सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है रीज़न असर्शंस को। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही है, रीज़न भी बिल्कुल सही है और रीज़न जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आपको बताना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कौन सी जो है एग्जांपल नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड पेड। ऑप्शन 3 है कैश प्रोसीड फॉर पब्लिक डिपॉजिट एंड ऑप्शन 4 है सेल ऑफ केस फिक्स्ड एसेट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 4 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नहीं आता, ये आपका आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एस्टिमेशन कोड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है एस्टिमेशन कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेटेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट are based on scientific analysis and engineering study while estimated costs are based on a historical basis. Standard cost emphasis in on what cost will be while estimated cost emphasis on cost what cost should be. Option 3 बोल रहा है कि standard cost are more frequently revised compared to estimated cost and option 4 बोल रहा है कि estimated cost are more stable than a standard cost. ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर को गैस कर लीजिए कि कौन सा स्टैंडर्ड कॉस्ट है और कौन सा जो है वो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड होती है एज़ कम्पेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को रखा जाता है और एस्टिमेटेड कॉस्ट में कुछ एस्टिमेशन लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करंट ईयर इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन 2 है अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन 3 है बेसिस पेड फॉर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ न्यू मशीनरी यूजिंग ए डेबिटेड टू बेसिस अकाउंट एंड ऑप्शन 4 बोल रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी बेनिफिट फॉर फ्यूचर पीरियड। ठीक है, तो जल्दी से आंसर को गेस कर लीजिए। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी बेनिफिट फ्यूचर पीरियड, ये ऑप्शन जो है वो आपकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बताया गया है कि एक्स एंड वाई उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3। वो जेड को एडमिट करते हैं, जेड एडमिट होता है मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में 3/7 शेयर्स के लिए। ठीक है, और क्या करता है वो 2/7 जो है वो एक्स से शेयर को एक्वायर कर लेता है और 1/7 शेयर जो है वो उसे बाय से मिलते हैं। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड का। तो अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने से इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी की है। ठीक है, कि एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 7:3 है। जेड एडमिट होता है 3/7 के लिए। ठीक है, तो एक्स का न्यू शेयर क्या हुआ। ठीक है, एक्स का न्यू शेयर हुआ 7/10 माइनस वो एक्स से कितने एक्वायर कर लेता है 2/7 ले लेता है। तो उस एक्स के पास कितना शेयर है 7/10 का है, उसमें से 2/7 जो है वो एक्स ले लेता है, तो सॉरी जेड ले लेता है। तो एक्स के पास कितने शेयर बचते हैं सिर्फ 29/70। ठीक है, जब बाय का न्यू शेयर भी इस तरह से निकालेंगे, बाय के पास कितना शेयर है 3/10 है, उसमें से जेड जो है वो 1/7 ले लेता है, तो जेड बाय के पास कितना बचता है 11/70 बचता है। और जेड का कितना शेयर है, जेड तो 3/7 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम क्वेश्चन को किस तरह से देखते हैं आगे कि दोनों का एक्स का शेयर भी और बाय का शेयर जो है वो 29/70 है और बाय का शेयर 11/70 है। तो जेड का शेयर भी हम इस तरह से ही निकालेंगे कि उसका भी लास्ट में जो है कितना आए 70 ही आए। ठीक है, उसका भी 70 है, इसलिए हम दोनों को 3 और 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30/70 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास एक्स बाई जेड का जो शेयर है वो आएगा 29:30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजर्शन और रीजनिंग के ऊपर। हाई ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट ए फेवरेबल पोजीशन। रीज़न बोल रहा है कि हाई ऑपरेटिंग रेशो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कोड्स को देख लीजिए और जल्दी से अपने आंसर को गेस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, इसमें बोला है कि हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट करता है फेवरेबल पोजीशन को, ये भी गलत है और रीज़न भी गलत है और रीजनिंग भी गलत है। इसमें बोला है कि हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स ए हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इंडिकेट द करेक्ट कॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, आपको इन दोनों को स्टेटमेंट्स को देखना है और आपको बताना है कि दोनों सही हैं या गलत हैं। स्टेटमेंट बल है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज अ सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव ऑल पेड आउट कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ मैन्युफैक्चर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है, इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट इज अ रेजिडुअल लेफ्ट आउट after all contractual costs have been made including the transfer cost or management, insurable risk, depreciation and payment to shareholders sufficient to maintain investment at its current level। ठीक है, तो आई होप आपने स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी, आपको समझ आ गई होंगी कि दोनों में, एक में अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात की गई है और दूसरे में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की बात की गई है। तो ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है, ये क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज और ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स। इनडिफरेंस कर्व्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो कौन सी नहीं है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के जाना। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व्स के बारे में फर्स्ट है, इनडिफरेंस कर्व्स हैव ए नेगेटिव स्लोप। Indifference curves of imperfect substitute are concave to the origin. Indifference curves do not intersect, nor are they tangent to one another's, and upper difference curves indicate high level of satisfaction. According to this question, the right answer is or option number 2। इसमें बोला indifference curves of imperfect substitution are concave to origin नहीं होता है, यहाँ पे convex to origin आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, मैच द आइटम्स। इसमें हमें आइटम्स को मैच करना है। एक तरफ से आपके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल दिए हैं, दूसरी तरफ लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप्स, उसके बारे में बताया गया है। लिस्ट 2 में उसके कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं कि क्या होगा। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में स्टेटमेंट्स जो दी हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है वो आपका मैच होगा, मींस लोअरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस बाय प्रोड्यूसिंग इन अ बल्क। ठीक है, जब बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो क्या होता है, हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनल इकोनॉमिक्स। क्या होती हैं इंटरनल इकोनॉमीज? होती हैं अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फर्म। ठीक है, और एक्सटर्नल है अराइज व्हेन कॉस्ट ऑफ यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होती है, नॉट अ फर्म। एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो रिलेटेड है वो आपका अराइज विद लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट व्हेन 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय अ सिंगल फर्म। ठीक है, जब 2 कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं सिंगल फर्म्स के द्वारा, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फर्म दैट प्रोड्यूस हाई सब्सिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जब एक फर्म जो है वो सब्सिट्यूट्स गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, फर्म्स मतलब बहुत ज़्यादा सब्सिट्यूट्स हैं मार्केट्स में, तो वो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेगी? ट्रांसफ़र यूज़ करेगी, गोइंग रेट यूज़ करेगी, प्रोडक्ट बंडलिंग यूज़ करेगी, या फुल कॉस्ट प्राइसिंग करेंगी? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। फुल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो कि जब एक मार्केट में हाईली बहुत ज़्यादा सब्सिट्यूट्स पाए जाते हैं, तब उस समय जो है वो इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट एट द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में एक लॉन्ग रन ऑपरेट द विद लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ए फर्म इन ए लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जब ए सी इज इक्वल टू एम सी होता है और एम सी जो है वो लोवेस्ट होता है तब होता है ऐसा, या फिर एम सी इज इक्वल टू ए आर होता है और ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है, लेकिन एम सी जो है वो लोवेस्ट होता है। ठीक है, या मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, या एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2। जब एम सी इज इक्वल टू ए आर हो और ए आर इज इक्वल टू एम आर हो और एम सी लोवेस्ट हो, तभी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक फर्म जो है वो लॉन्ग रन में लेवल ऑफ आउटपुट को ऑपरेट करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट्स ऑफ
numerals to the objects to represent their attribute is known as nominal scale, ordinal scale, interval data, and ratio data. So according to this question, the right answer is your option number 2, ordinal data. The next question is a graph of cumulative frequency distribution. cumulative frequency distributions में कौन सा ग्राफ यूज़ किया जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑगिव या पाई डायग्राम. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 3, ऑगिव. द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज़ योर इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा द क्लास हैविंग इट्स अपर लिमिट इज ट्रीटेड एज अ लोअर लिमिट. ठीक है, जब अपर लिमिट को लोअर लिमिट की तरह ट्रीट की जाता है और फिर नेक्स्ट क्लास उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड क्लास, क्लोज एंडेड क्लास, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव. तो इस क्लास को हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्टैंडर्ड्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि मीन की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, कब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में. तो मीन जब 0 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, या मीन 16 या स्टैंडर्ड डेविएशन 4 या 25 या 5 या मीन 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 1. जब मीन 0 हो और स्टैंडर्ड 1 हो तो वो ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है. तो यही थे आपके आज के क्वेश्चन. आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे. अगर हेल्पफुल हुए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए PDF नोट्स के लिए. तो थैंक यू सो मच लर्नर्स टू वॉच दिस वीडियो. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके बाय.